जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की हमारी चर्चा का विषय है शुक्र। ये साधारण सा नहीं है, थोड़ा अलग हटके विषय है। विषय बड़ा अच्छा है, आनंद भी आने वाला है। अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे और कुंडली पे लागू करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए से समझ आएंगे, दिखाई देंगे। शुक्र की अपनी एक सामर्थ्य है, वो है धन, रुतबा, ऐश्वर्य, पोजीशन, लग्जरी लाइफ और वैवाहिक जीवन के सुख इत्यादि। तो इनसे संबंधित चीजें ही शुक्र की सामर्थ्य हैं। जो वो दे सकता है वही वो देगा। नियम क्या है कि जिस भी भाव से 12वें भाव में शुक्र बैठेगा उस भाव को वो अपनी सामर्थ्य से प्रभावित करेगा। या इसे साधारण करके बोलें, जिस भी भाव में शुक्र बैठा है वो अपने से अगले भाव को अपनी सामर्थ्य से प्रभावित करेगा। अब वहां किस तरह प्रभावित करेगा या क्या उसके परिणाम देखने में आ सकते हैं, वो मैं अभी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल सीधी सी एक लाइन, एक्चुअल लाइन तो क्या है, जिस भी भाव से 12वें भाव शुक्र बैठेगा उसे प्रभावित करेगा। उसको हमने सरल भाषा में कह दिया कि आपका शुक्र जहां भी बैठा है से अगला भाव शुक्र द्वारा प्रभावित किया जाएगा। सभी लग्नों पर इसको समझ लेते हैं कि वो कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, अगर हम मेष लगन की बात करते हैं और आप फिगर भी देखते रहिए, केवल आपकी सुविधा के लिए वो मैं दिखाता जा रहा हूं। अब लगन में बैठेगा, लगन में तो वो प्रभाव करेगा ही, जो भी करेगा। अब यहां एक और विषय समझ लीजिए, हो सकता है नीच में हो तब भी प्रभावित करेगा, अस्त हो तब भी प्रभावित करेगा, संधि में है तब भी प्रभावित करेगा। जितनी उसकी सामर्थ्य है, नीच में है तो उसकी सामर्थ्य कम, तो कम प्रभावित करेगा। अस्त है तो उसकी सामर्थ्य कम, तो कम प्रभावित करेगा, पर प्रभावित जरूर करेगा। इसको समझ लीजिए। तो पहले भाव में अगर वो बैठेगा, आपकी कुंडली में बैठा है, तो वो दूसरे भाव को प्रभावित जरूर करेगा। अब दूसरे भाव में जो भी गुण है, जो भी मिल रहा है, को फर्दर इंप्रूव करेगा। किससे? अपनी सामर्थ्य से। मुख्य तौर पर शुक्र की सामर्थ्य है धन, कला, वाणी, बोलने का ढंग, हमारी अदाकारी और वैवाहिक जीवन। तो हर जगह वैवाहिक जीवन नहीं लेते हैं हम, केवल भाषा, धन और सामर्थ्य को लेते हैं, सौंदर्य को लेते हैं, प्रभाव को लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। अब दूसरा भाव क्या देता है? वो संपदा जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपकी लगन में शुक्र है तो वो आपकी अचल संपदा को बढ़ाएगा, आपकी भाषा में शुक्र की मिठास को भी लाएगा। चाहे महाराशि कोई भी है, फिर भी शुक्र का प्रभाव जरूर देखने में आएगा। धन बढ़ाएगा, जो पैतृक संपत्ति के रूप में थी, भाषा, लेखन की थोड़ी बहुत कला, एक्टिंग की थोड़ी बहुत कला, गायन की थोड़ी बहुत कला को भी देगा, जो दूसरे घर से देखने को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, बात बिल्कुल सीधी हो गई। चलिए, अब दूसरे भाव में शुक्र होता, यहां लगन से कोई मतलब नहीं, भाव की बात हो रही है। तो अब हमारे नियम के हिसाब से दूसरे भाव में है तो अपने से अगला यानी तीसरा भाव। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं आमतौर पे? हमारे प्रयास, तो हमें प्रयासों का धन अधिक प्राप्त होगा। हमारे छोटे भाई धनी होंगे, हमारे प्रयासों से भी धनी हो सकते हैं और हमारे कारण भी धनी हो सकते हैं, या हम उन्हें धन दें और वो अधिक लाभान्वित हों हमसे। तो कुल मिलाकर छोटे भाइयों को भी फायदा होगा, जमा पूंजी को भी फायदा होगा, वाणी को भी फायदा होगा, क्योंकि भावात भावों के हिसाब से दूसरे से दूसरा तीसरा भाव। तो अगर शुक्र दूसरे घर में है तो आपके भाई धनी हैं, होंगे, आपको प्रयासों से अधिक धन प्राप्त होगा और आपकी बोली भाषा और अधिक इंप्रूव होगी, इंप्रेसिव होगी। क्योंकि प्रयास हमेशा बाजुओं से नहीं होता, मेहनत से भी होता है, वाणी से भी होता है, हमारी बोलचाल से होता है, हमारे इंटरेक्ट करने के तरीके से भी होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब तीसरे घर में ले लेते हैं। अब तीसरे घर में वो क्या प्रभाव करेगा, ये चर्चा का विषय नहीं है, पर उससे अगला भाव है चौथा। चौथा भाव क्या है? माँ का भाव भी है, सुख का भाव भी है, धन का भाव भी है, आनंद का भाव भी है। तो वो इन्हें बढ़ा देगा, यानी हर इस चीज में अपनी सामर्थ्य, धन को इंप्रूव कर देगा। तो अर्थ ही हुआ कि हमें तीसरे भाव में शुक्र के बैठने से माता जी की को धन से सुखी कर पाए, एक अच्छा सा घर ले पाए, दो अच्छा मकान ले पाए, अच्छा वाहन ले पाए, अच्छे से घूम फिर पाए,
तो वो सब चीज़ें जो धन से हो सकती हैं वो चौथे भाव की इंप्रूव होंगी। अब चौथे भाव में बैठा है, यहाँ पर वो दिग्बली भी होता है, तो वैसे ही उसका प्रभाव हो जाता है, तो वो पांचवें भाव को प्रभावित करेगा। यानी आपके बच्चे धनी होंगे, आपके मित्र धनी होंगे, आपके जो एफर्ट्स आएंगे, बच्चों के प्रयास होंगे, वो धन के मामले में अधिक फलीभूत होते हुए दिखाई देंगे। ये एक तरीका हुआ। पांचवें भाव में बैठेगा तो क्या करेगा? पांचवें भाव का असर तो करेगा ही, लेकिन वो छठे भाव पर भी प्रभाव डालेगा। अब छठा भाव तो शत्रुओं का है, बीमारियों का है, सिरदर्दियों का है, तो इसका प्रभाव कैसे आएगा और उसे बढ़ाएगा? तो बीमारियां बढ़ी, शत्रु बढ़े, लाभ कैसे हुआ? नहीं, मैंने लाभ की बात ही नहीं करी, मैंने कहा वो प्रभावित करेगा। कल्पना कीजिए कि बड़ी बीमारी होती, ज़्यादा सारे पैसे लगते, तो वो जानबूझकर कम पैसों में मामले को निपटा देगा। एक तरीका प्रभावित करा धन से। शत्रुओं के साथ अगर बहुत बड़े अमाउंट में सेटलमेंट होना चाहिए था, तो आप बोलोगे कि भाई बड़ा अच्छा तालमेल हुआ और कम से कम धन में बात बन गई। तो वो शुक्र आपको धन से प्रभावित यहाँ जरूर इस हिसाब से करेगा कि आपका धन कम खर्च होगा, क्योंकि छठे घर में तो शत्रुता है, धन ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, लाभ नहीं हुआ, लेकिन ऑन दी होल तो लाभ ही हुआ ना, कि आपकी बीमारियां आपके कम हुई, आपके इलाज के पैसे कम लगे, शत्रुओं पर कम लगे, कोर्ट कचहरी के झंझटों पे कम पैसे लगे, चोरी कम हुई, तो आपको लाभ हुआ। शुक्र का प्रभाव ये देखा गया। अब छठे घर में बैठा है तो क्या करेगा? छठे के भाव तो वो देगा ही, उसको छोड़ देते हैं, पर वो जिनके भी कुंडली के छठे घर में शुक्र है, छठे वाले भाव की हम चर्चा ही नहीं कर रहे। सातवां भाव यानी वैवाहिक जीवन, यानी जीवन साथी, ससुराल, ठीक है, उसका लाभ बढ़ेगा। अब सातवें घर से ऐसा नहीं है कि केवल ये 2 पॉइंट देखे जाते हैं, रोजमर्रा की आमदनी भी देखी जाती है, क्योंकि वो दशम भाव से दशम भाव है। सुख भी देखे जाते हैं कि चौथे से चौथा है, तो सुखों को बढ़ाएगा, रोजमर्रा की डेली इनकम्स को इंप्रूव करेगा, वैवाहिक जीवन को इंप्रूव करेगा। ससुराल अमीर हो सकती है, हमें पर्सनली इसका लॉस हो जाए, लाभ ना हो, पर ऑन दी होल वो अमीर होंगे तो उनका कभी ना कभी हमें लाभ होगा। एक ये तरीका हो गया। अगर वो आठवें घर में बैठेगा तो क्या करेगा? सातवें घर में, सातवें घर में बैठेगा, सातवें भाव के तो प्रभाव देगा ही, और वहां का तो कारक भी होता है, लेकिन अब बड़ा जबरदस्त प्रभाव समझिए। फिर आठवां घर, फिर से मृत्यु, खराब, नुकसान, सब कैसे लाभ होगा? आठवें घर से हम धन संग्रह भी देखते हैं, विदेश की यात्राएं भी करते हैं, ये सब आकस्मिक धन लाभ भी हम उसी से देखते हैं। तो शुक्र अगर सातवें घर में रहेगा तो कभी ना कभी आपको आकस्मिक धन लाभ में सहयोग करेगा। ऐसे लोगों को धन संग्रह करने का, पैसे जोड़ने का, एफडी बनाने का, बैंक में रखने का शौक बढ़ता है और मौका मिलता है। अब ये सब तभी तो होगा जब पैसे होंगे, तो अभी लाभ हुआ। ऐसा नहीं है कि इससे मृत्यु को फायदा हो रहा है, मृत्यु को क्या फायदा होगा, लेकिन अगर धन होगा तो हमारी काम आएगा एक दिन। जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आठवें घर में होगा तो हमारे पिता, नौवां भाव पिता धनी हो सकते हैं। नौवां घर पांचवें से पांचवां भी है, हमारे पोते पोतियां यानी संतानों की संतानें, देवते देवतियां भी हो सकते हैं, उनके वो धनी होंगे। हमारे भाग्य से उनको धन की प्राप्ति होना, और इसका लाभ किसे होगा? अगर हमारी अगली पीढ़ियां अमीर होंगी तो उसका लाभ हमें होगा। भाग्य का हर वो काम जो लक्ष्य से होना है और उसमें ज्यादा धन खर्च होना है, वो कम से कम धन से खर्च हो जाए, बात बन जाएगी। तो वो नौवें घर को प्रभावित करेगा अपनी सामर्थ्य से, और उसकी सामर्थ्य है धन, तो वो धन से प्रभावित करेगा और उसका हमें लाभ होगा। हम पिता को सुख दे पाएंगे, पिता के लिए खर्च कर पाएंगे, पिता को आनंदित कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास धन होगा। अब नौवें घर में होगा तो क्या होगा कि वो दशम भाव को प्रभावित करेगा, यानी हमारा स्टेटस, पैसे उतने हो या ना हो तब भी हमारा स्टेटस बहुत अच्छा होगा। हमारा रहन सहन का अंदाज, समाज में हमारा रुतबा एक अमीर आदमी का बनाएगा, और इस तरीके का आनंद देगा। हम बड़े बड़े फंक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, ऐसी स्थितियों को बनाएगा। और भी 100 बातें हैं, लेकिन जो नुक्ते की बात है उसको पकड़ते रहिए कि वो अपनी सामर्थ्य से अपने अगले भाव को प्रभावित करता है। तो दशम भाव को वो प्रभावित करेगा ही, और हमारा एक जो रुतबा है, हमारी जो पोजीशन है समाज में, जो हमारी पकड़ होती है, वो बड़ी इंप्रूव हो जाती है। दशम भाव में बैठेगा तो वो आमदनी को इंप्रूव करेगा ही करेगा। जिनके दशम भाव में बैठेगा, दशम भाव का सुख तो मिलेगा ही, लेकिन 11वें भाव को प्रभावित करके वो धन को बढ़ाता चला जाएगा। आमदनी बहुत ज़्यादा होंगी, पैसे का रोटेशंस बहुत अच्छे होंगे, वो इन्हें इम्प्रूव करेगा।
अब लास्ट आ जाता है कि 11वें घर में बैठा है तो क्या होगा, ठीक है, सेकंड लास्ट। अब 12वां घर क्या है, खर्च का है। वैसे तो छठा, आठवां, 12वां खराब है, लेकिन एक तरीके से समझिए कि खर्च कैसा, इलाजों में खर्च हुआ, कोर्ट कचहरी में खर्च हुआ, झंझटों में खर्च हुआ, इसे 1 मिनट के लिए बुरा खर्चा समझें। लेकिन अगर वो खर्च हुआ कि हमने कुछ खरीदा, हमने कार खरीदी, हमने वाहन खरीदे, हमने लग्जरी ली, हमने तफरीह की, उस पैसे का आनंद लिया, तो वो आपको 12वें घर में शुक्र से आपको बहुत सारी खर्चे तो करवाएगा, खर्चों को भी बढ़ाएगा, लेकिन उसमें प्रभावित ये करेगा, उसका आउटकम भी दिखाई देगा, आनंद भी प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी बेटे की शादी में बहुत साधन खर्च कर दिया, तो ये आनंद की प्राप्तियां भी यहाँ पर देखने में आ सकती हैं। तो ये भी हुआ। और 12वें घर में बैठेगा तो लग्न को प्रभावित करेगा, यानी जिनके भी जन्म कुंडली में 12वें भाव में शुक्र है, वो स्वयं धनी, उनका सुंदरता, उनका आनंद और उस धन का जो सुख प्राप्त हो सकता है, यानी आपका सौंदर्य को भी प्रभावित करेगा, आपके लाभ को भी प्रभावित करेगा, धन को भी प्रभावित करेगा, आप पे कैश बहुत होगा और आपकी आमदनी स्टेडी रहेगी, कभी उसमें उतार चढ़ाव देखने में नहीं आएगा। तो मैंने सारी लग्नों को कोशिश करी आपको बताने की, ज़्यादा मुश्किल विषय नहीं है, सिर्फ आपको जन्म कुंडली लेनी है, अपने शुक्र को देखना है और उससे अगले भाव से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, उनको शुक्र प्रभावित करता है। शब्द है लाभ हानि, कई बार नुकसान कम होना भी हानि है और कई बार अधिक लाभ होना भी लाभ है। तो दोनों चीज़ों को समझ के चलना है, ऐसा नहीं। चलित कुंडली में मान लीजिए अगर ग्रह अपनी राशि बदल रहा है, शुक्र लगन में बैठा है पर चलित में 12वें आ गया, तो वो प्रभाव 12वें भाव का ही करेगा। ये एक विषय है जो बड़ा कंफ्यूज करता लोगों को। 8वें घर में बैठा है और 9वें घर में शिफ्ट हो गया चलित में, तो अब उसे 9वें घर में है और दशम भाव को प्रभावित करेगा, ऐसा माने। अगला विषय, जैसा शुक्र नीच राशि में है, यकीनन नीच में होगा, तो जो शुक्र की सामर्थ्य है उसकी नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई, कड़वाहट थोड़ी बढ़ गई। शुक्र तो शुक्र ही रहने वाला है, फिर भी वो प्रभावित करेगा, लेकिन क्योंकि अब उसकी खुद की सामर्थ्य कम है तो कम प्रभावित करेगा। तो आपका प्रभाव आपके अस्त होने के हिसाब से प्रभावित हो जाएगा। शुक्र अस्त है तो उसका स्वयं ही ताकत कम है, तो प्रभाव भी उसी रेशो में घट जाएगा। संधि में है उसी रेशो में घट जाएगा, नीच राशि में है उसी रेशो में घट जाएगा। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अपने शुक्र की सामर्थ्य को पहचानिए, कुंडली में वो कैसा है, किन ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है, कहाँ बैठा है, नवंश में कैसा है, उसी दृष्टिकोण से जो उसकी सामर्थ्य तय होगी वो अपने से अगले भाव को प्रभावित करेगा, उसे उसका लाभ हमें करवाएगा। ये छोटा सा विषय था, मुझे उम्मीद है कि अगर आप जरा सा भी प्रयास करेंगे तो समझना आसान होगा। जय सिया राम।